नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,53,106, क्योर हो चुके हैं 1,69,797, डेथ हो चुकी है 9,520 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 53,030, क्योर हो चुके हैं 50,978, डेथ हो चुकी है 3,950 की। और दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 24,032, क्योर हो चुके हैं 15,832, डेथ हो चुकी है 1,327 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,552, क्योर हो चुके हैं 5,060, डेथ हो चुकी है 475 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 64, क्योर हो चुके हैं 4 और डेथ अभी 0 की हुई है। और इसी के साथ अगर आज सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें तो चौंकाने वाली खबर जो है ये है कि आज नगर निगम इलाके से 20 नए मामले जो है वो सामने आए हैं और विभिन्न जगहों से जो है वो सामने आए हैं। हम आपको बताते हैं कि टिकियापाड़ा इलाका जो है वहां से 5 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है, बागराकोट से 2, सुभाषपल्ली इलाके से 1, दार्जिलिंग मोड़ से 2, सेवक रोड से 1, नवग्राम इलाके से 1, घुघुमाली इलाके से 1, महाराज कॉलोनी से 1, श्रवण नगर इलाके से 1 और समर नगर इलाके से 1, भूपेंद्र नगर इलाके से 1 और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रीकू विभाग से एक की मौत हो गई है। लेकिन उनका जो स्वाब टेस्ट की रिपोर्ट है, जिनकी मौत हो गई है, वो रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है। यानी कि ये फाइनली हम नहीं कह सकते कि इनको कोरोना था या फिर नॉर्मल कुछ तकलीफ़ों के वजह से इनकी जो है मौत हुई है। वो स्वाब टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कह पाएंगे। और इसी के साथ अगर हम एक बात और कहें जसरीत कि इस नगर निगम के जितने भी वार्ड हम देख रहे हैं, 47 वार्ड है और इनमें से अगर बहुत गिने चुने वार्ड जो ऐसे रह गए हैं जहां पर कोरोना नहीं है। बाकी अन्य जगहों से अगर हम बात करें तो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव दिन प्रतिदिन आ रहे हैं और 1-2 मामले कहीं कहीं से आ रहे हैं तो कहीं से 5-5 मामले जो है वो आ रहे हैं। फिलहाल इन 20 जनों की ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और क्या अपडेट्स है वो हम आपको आगे बताते रहेंगे जैसे ही अपडेट्स आएगी। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाएंगे कि आज रेगुलेटेड मार्केट की स्थिति और हम आपको बता दें कि चंपासारी बाजार जो है वो बुधवार से 10 दिनों के लिए बंद हो रहा है। 10 दिनों के लिए बुधवार से बंद हो रहा है। आज इस सर्किट बेंच पे एक आधिकारिक बैठक हुई जिसके बाद ये निर्णय जो है वो लिया गया कोरोना की इस महामारी को देखते हुए। फिलहाल चंपासारी बाजार बंद हुई है तो वहां पर और उसके पहले रेगुलेटेड मार्केट जो बंद हुआ है वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं SK लाइव और इस वक्त हम सिलीगुड़ी रेवटन मार्केट के ठीक बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने रेवटन मार्केट को अगले 7 दिनों के लिए बंद रखने की घोषणा की है, लेकिन रेवटन मार्केट के बाहर जो है व्यवसाय जारी है। हम आगे बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मछली व्यवसायी हैं वो अपने दुकान को जो है, और यहाँ आप तो ट्रक देख पा रहे हैं जिसमें मछली लदा हुआ था, उस लदने के बाद यहीं से ट्रक से मालों को उतार करके जो है व्यवसाय यहाँ पर जारी है। यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जब एक तरफ जिला प्रशासन व्यवसाय को बंद रखने की घोषणा की है, उसके बाद ठीक बाहर जो है रेगुलेटेड मार्केट के बाहर जो है व्यवसाय जारी है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार अग्रवाल। क्या करते हैं आप? ट्रांसपोर्टिंग। अच्छा, आप ये बात बताइए, जब दार्जिलिंग जिला प्रशासन ने मना किया था व्यवसाय करने से, तो हम ये देख पा रहे हैं कि गेट के बाहर ये मछली व्यवसाय जारी है, क्यों और क्या वजह है? मछली का तो हम बोल नहीं पाएंगे, कि मछली लाइन तो हम लोग का है नहीं। हम लोग का माल है कच्चा लाइन का काम। कच्चा लाइन तो ऑलरेडी टोटल बंद किया हुआ है। जो गाड़ी शनिवार को रुक गया है, जो गाड़ी शनिवार का आधा लोड होकर रुक गया है, वो गाड़ी सब आज निकल जाएगा। उसके बाद कल से शायद स्टॉक भी हो जाए पूरा। हम लोग का कोई जरूरी नहीं थी। दूरी बना करके दे दी जाती मार्केट में, तो मार्केट से भी ये काम हो सकती थी। अगर टाइम दिया जाता तो मार्केट से भी ये काम हो सकता था। बनेगा कैसे? ये गेट में क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है? ये तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये चाही जाती तो मार्केट के अंदर भी ये काम
की जा सकती थी टाइम दे करके। हम लोग बच्चा लेके कितना कष्ट कर रहा है। हाँ, लॉटरी हम बिक लोग रहा है। बच्चा लेके लॉटरी बेच के चलता था, अभी हम लोग भूखा में रह गए। हम लोग कैसे चलेंगे? सरकार ऐसा अन्याय कर रहा है हम लोगों से, हम लोग कैसे चलेंगे बोलिए? दो बच्चा है, बीवी है, यही लेके हम लोग लॉटरी बेच के संसार चलाता है। हमारा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, वो भी बंद कर दिया मंडी। अब हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग कैसे बचेंगे? हम लोग की सरकार चाहता है कि मर जाएंगे हम लोग बच्चा लेके, यही सरकार चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सरवन महतो। सरवन जी, आप ये बताइए कि भीतर व्यवसाय बंद रखा गया है ताकि भीड़ इकट्ठी न हो। हम ये देख पा रहे हैं कि आप बाहर में यूँ व्यवसाय शुरू कर दिए, क्या कारण है? जी देखिए, माल अटका हुआ है बहुत दिनों से, ये तो माल सर रहा है ना, इसको तो किसी भी तरह से निकालना पड़ेगा माल को। इसीलिए हम लोग जैसे जैसे करके माल निकाल रहे हैं। लॉस तो हो ही रहा है माल बेचने में, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद क्लोज कर देंगे हम लोग। तो फिर अगर यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, फिर अगर संक्रमण फैलता है तो क्या करेंगे? ये तो थोड़ा नाजायज़ है, लेकिन क्या किया जाए, अब किसी को तो बचाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो नाजायज़ है, क्या कीजिएगा, इसमें चलना पड़ेगा सबको मिलाकर। हालांकि जब ये बंद रखने की घोषणा की गई तो आप लोग को समय दिया गया था कि आप माल बाहर निकाल लीजिए, उस समय नहीं निकाला? जी नहीं जी, कि गद्दी का माल जो था उसको बोला गया था कि गद्दी के बाहर निकाल लिया जाए। गाड़ी जो आया था आंध्र प्रदेश से, वो तो लगा हुआ था रास्ता में ना, वो तो माल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी के माल रहता है 12 लाख 13 लाख रुपया। ये सड़ जाने के बाद तो बहुत नुकसान होगा। इसीलिए किसी भी तरह से करके हम लोग बोल रहे हैं पैगार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए आप लोग। अब जानते हैं मछली के व्यवसाय में थोड़ा बहुत तो भीड़ होता है, तो क्या कीजिए, उसी में चल रहा है। लेकिन सर ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। वो तो है, वो तो हम लोग को भी डर है, स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन क्या करें। मोदी जी बोलते हैं कि जान है तो जहान है, और जहाँ के साथ जान भी रखना पड़ेगा, जान के साथ जहाँ भी रखना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो अभी ये बताइए कि मछली के दाम में बढ़ोतरी करके आप लोग लाभ ले रहे हैं ना दाम घटा के बेच रहे हैं? जी जी नहीं, जो दाम है उससे कम बोल के लिया जा रहा है। नो आइस हो जाने के कारण बर्फ़, अब ज़्यादा दिन रखने से तो बर्फ़ माल खराब हो रहा है, तो उसको कम बेच के बेच के हटा दे रहे हैं। और इस तरह का व्यवसाय कब तक चलते रहेगा? जब तक माल खत्म नहीं होगा तब तक? माल ये आज शाम तक या कल सुबह तक में ख़त्म हो जाएगा। इधर तो कोई और ट्रक होंगे? नहीं, अब ये लास्ट ही है। मतलब ये पूरा जब ट्रक का माल खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा, तो आप लोग यहाँ बंद कर देंगे? और ख़ास तौर से यहाँ पर लोग भीड़ ना लगाए, उसके लिए कोई व्यवस्था आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? व्यवस्था तो कुछ नहीं है। फिर कैसे होगा? फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा आम ग्राहक को भी है और आप लोगों को भी है, इससे कैसे बचेंगे? तो ये हमने आपको दिखाई रेगुलेटेड मार्केट की तस्वीरें, जहाँ की कहा गया था कि रेगुलेटेड मार्केट बंद रहेंगी, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि बाहर से लोग बाहर बैठकर कम दाम में बिजनेस चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। प्रशासन ने जिस तरीके से कहा है, हमें उन रूल को मानना ही चाहिए, वह हमारे सही के लिए है, हमारे सुरक्षा के लिए ही है। बिल्कुल जसप्रीत, आप सही बता रही हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको कालिम्पोंग की तरफ ले जाते हैं, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर से लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों को लौटे और 5 लोग जो है वो आज ठीक होकर के घर को लौटे हुए। तो कालिम्पोंग से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आज अप्पर सोनदा दोरंगा हट्टामा देशको विभिन्न राज्यहरूबाट आफ्नो गाउँ फर्की आएर गाउँ समाजको अगुवाईमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका 5 जना स्थानीय बासिन्दाहरू जिना तामाङ, गंगा तामाङ, नेहा तामाङ, पुनम छेत्री अनि विशाल तामाङ 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन पूरा गरेका छन्। अप्पर सोनदा अमरज्योति समाज, दोरंगा हट्टा भाइ समाजका सभापति, प्रतिनिधि वर्गहरू साथै गाउँ समाजका स्थानीय बासिन्दाहरूले खदा लगाएर उनीहरूलाई स्वागत जनाएका छन्। यस विषयमा अमरज्योति समाजका सभापति गौतम छेत्रीले अधिक जानकारी दिएका छन्। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आउनुभएका जति पनि दोरंगा हट्टाका भाइ समाजका जति प्रतिनिधिहरू छ उहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद। र साथै डाँडागाउँ समाजलाई पनि म बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु, किनभने डाँडागाउँ समाजले पनि यहाँ आएर उहाँहरू क्वारेन्टाइन बसेकालाई बहुत सहायता गर्नुभएछ र सामानहरू ल्याएर, फलफुल ल्याएर, राहत सामग्री ल्याएर दिनुभएको रहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद डाँडागाउँ समाजलाई। त्यसरी नै हाम्रा दोरंगा हट्टाका अहिले नवनिर्मित भाइ समाज, उहाँहरूले पनि गाउँमा आउनुभएका जति पनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका आफ्ना भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई बहुत सहायता गर्नुभयो। त्यसरी नै गाउँका इष्टमित्रले पनि उहाँहरूलाई छिछि दुरदुर नगरिकन आफ्नो सम्झेर सबैलाई एक जस्तो बनाएर राख्नुभयो। उहाँ गाउँवासीलाई मबाट बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रा जिटिए अध्यक्ष हाम्रो भूतपूर्व सभासद महेन्द्र प्रधानज्यूलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले उहाँहरूको लागि स्वाब टेस्टको निम्ति
उहाँहरूले मान्छे ल्याएर टाढाबाट बोलाएर स्वाब टेस्ट गरिदिनु भयो र उहाँहरूको रिपोर्ट पनि अहिले राम्रै आयो। त्यसले गर्दा हामी गाउँवासी सबै खुसी नै छौँ र जति पनि टाढाबाट आउने गाउँवासीहरू छ उहाँहरूले यसरी नै गाउँलाई राम्रो गर्नको लागि र त्यसरी नै बाहिरबाट आएर बस्नुहुने यसरी 14 दिन क्वारेन्टाइन बसिदिने र अरूलाई पनि बचाऊ आफू पनि बचाऊ भन्ने अभियानमा चल्ने। अरू त के छ र भन्ने यहाँनिर कुरो विशेष कुरो कतिवटा गाउँमा आउने मानिसहरूले यसरी बस्न मान्दैन, उहाँहरू बाहिर निस्केर घुमिदिन्छन्। त्यसरी कुनै पनि गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि आउनुहुन्छ टाढाबाट बाहिर नघुमिदिने र यसरी नै घरभित्र 14 दिन बसिदिने र समाजले दिएको सल्लाह अनुसार बसिदिने। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सोनाडा की कुछ तस्वीरें जहां पर सैनिटाइज किया गया पूरे के पूरे इलाके को। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आइतबार सोनादाको 19वटा समाजहरूद्वारा गठित युनाइटेड सोसाइटीद्वारा सोनादा क्षेत्रमा सेनिटाइजको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यस सेनिटाइजको कार्य दार्जिलिङ अग्निमशन विभागको सहयोगमा गरिएको थियो। उक्त सेनिटाइजको कार्यमा चाहिने सबै सेनिटाइजको दबाईहरू 19वटा समाजहरू अनि विभिन्न स्वनिर्भर दलहरू मिलेर संकलन गरिएको जानकारी युनाइटेड सोसाइटी सोनादाको सचिव राजीव राईले दिएका छन्। उनले यो सेनिटाइजको कार्य 19वटा समाजहरूमा प्रत्येक समाजबाट 1500 गरेर संकलन गरेको अनि सेनिटाइजको कार्य सोनादाको सरस्वती डाँडादेखि 11 माइलसम्म गरिने भएको पनि बताएका छन्। उनले यस कार्यमा सहयोग पुर्याउने सोनादा क्षेत्रका गैर सरकारी संस्थाहरू र स्वनिर्भर दलहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। विशेष गरी अब हामीले यो विगत 1 महिनादेखि हामीले यो सेनिटाइज गर्ने प्रोग्राम हामीले राखेको थियौँ र यसमा हामीले मोटामोटी 19वटा समाजलाई लिएर यो हामीले सेनिटाइज गर्ने एउटा सङ्कल्प लिएको थियौँ र आज हामीले यसो गर्दैछौँ। र विशेष गरी अब सेनिटाइज गर्दा गर्दा यो वर्षाको कारणले गर्दा अलिकति बाधा पुग्नेमा हामी अहिले सेनिटाइजर कार्यक्रम रोकिएको छौँ बिचमा र फेरि यो बर्खाभरिमा यो पानी रोकिने बित्तिकै फेरि हामीले सेनिटाइज कार्यक्रम फेरि सुरु गर्नेछौँ। यसमा कुनै प्रकारको त्यस्तो सहयोग छैन है र यो जति पनि यो सेनिटाइज कार्यक्रममा जति पनि लगानी लागेको छ र प्रत्येक समाजबाट हामीले 1500 गरेर उठाएको छौँ। हामी यो 19वटा समाजको प्रत्येक समाजबाट हामीले 1500 गरेर चाहिँ रकम उठाएको छौँ र यसो सेनिटाइज गर्ने एनजिओहरू छ, सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू छ है र यिनीहरूले हामीलाई भरपुर सहयोग गरेको हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खास गरी हामीले यो सरस्वती डाँडादेखि लिएर प्रत्येक हामीले 11 माइलसम्म गर्ने चाहिँ लिएर आएको छौँ र यो पानीको जुन पानी परेको उयोले गर्दाखेरि अहिले बाधा पुगेकोमा अहिले फिलहाल हामी सेनिटाइज गरेर रोकिरहेको छौँ। आफू बचाउँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने एउटा सोच लिएर विगत मे 17 तारिकको दिन एउटा डल्लै सोनादा क्षेत्रको संस्थाको एउटा सभा भएको थियो र त्यो संस्था मार्फत मलाई त्यो युनाइटेड सोसाइटी भनेर एउटा नामाकरण भयो र यो त्यो युनाइटेड सोसाइटीले मलाई कन्भेनरको रूपमा एउटा संयोजकको रूपमा उहाँले चुन्नुभयो र यो चुनेकोमा त हामीले आफू बचाउँ र अरूले बचाउँ भन्ने अनि डल्लै सुनादा बचाउँ भनेर सुनादा चाहिँ किन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमै सुनादामा एउटा कोभिड-19 को बिमार निस्केको कारणले गर्दा र यो चाहिँ कुनै जात न धर्म न राजनीति केही पनि होइन, सिर्फ हाम्रो सम्पूर्ण सुनादा बचाउने र त्यो जुन चाहिँ पाराले सुनादामा अस्ति हाम्रो गुप्त परिवारको बाट चाहिँ एकजना बिमार निस्केको हुनाले एउटा मे 17 तारिक बनेको युनाइटेड सोसाइटीको 20वटा संस्थाबाट मलाई कन्भेनर चुनेको हुनाले आज हामी एउटा सम्पूर्ण सुनादालाई एउटा सेनिटाइज गर्नुमा सक्षम भएको महसुस भएको छौँ र सम्पूर्ण जनताहरूले पनि सायद यो सक्षम भएकै महसुस हुनुभयो होला र आज म सुनादालाई बचाउनको निम्ति जुन पाराले एउटा यो सेनिटाइजको एउटा सफलता काम गर्नु सक्यो त्यसमा मेरो मात्रै होइन 19वटा समाज लगायतको हाम्रो अग्नि विभाग फायर ब्रिगेडको सम्पूर्ण कार्यरत हाम्रो कमल प्रधान इन्सपेक्टर उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हामी थाना प्रहरी जोरबङ्गला सुनादा दुईटैले हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ
साथसाथै हाम्रो सबै सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। कक्षा और एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दे दें कि जो कंचनजंगा स्टेडियम में जहां पर विधान मार्केट पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान वहां पर शिफ्ट किया गया था और उसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद उसे फिर से विधान मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी जो एसजेडीए के वाइस चेयरमैन है नांटू पाल जी से अभी हमारी जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि फिर से आगामी 18 तारीख से जो है विधान मार्केट को पुनराय फिर से कंचनजंगा स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर के काफी खलबली हलचल जो है वो मची हुई है। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से बता दें जो अभी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं कि कोरोना कि इस माहौल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाने के लिए ही जितने भी सब्जी और फल विक्रेता थे विधान मार्केट के, उन सभी को विधान मार्केट बाजार को जो है कंचनजंगा स्टेडियम एक बार फिर से वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और आगामी बृहस्पतिवार से यानी कि बुधवार 18 तारीख से 18 तारीख से ये काम जो है वो चलेगा और इसकी जो भी रिपोर्टिंग्स अपडेट जो होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बढ़ते हुए एक अपील यह भी करना चाहते हैं कि जिस तरीके से कोविड बढ़ रही है, सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा पैर पसार चुकी है और बस गिने चुने वार्ड जो है इलाके जो है वो बचे हुए हैं। इस बीच खुद को कैसे सतर्क रखा जाए, कैसे सावधान रखा जाए, आप क्या सोचते हैं? अपने सोचों को, अपने विचारों को जो है आप हमारे माध्यम से हमारे कमेंट सेक्शन पे अभी लिख सकते हैं, जिससे दूसरे भी सोचे समझे कि हाँ हमें ऐसे ऐसे रहना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए मालदा की तरफ ले चलते, जहां पर बम धमाका हुआ था लेकिन इसमें किसी की जान माल की क्षति जो है वो नहीं हुई थी। बम धमाकों से दहला मालदा हरिश्चंद्रपुर का इलाका, जान माल का नहीं हुआ है कोई नुकसान। मामले में जांच में जुटी पुलिस। मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाना अंतर्गत तुलसीहाट इलाके में रविवार रात को अचानक से बम विस्फोट होने के कारण स्थानीय लोग आतंकित हो उठे। हरिश्चंद्रपुर तुलसीहाट इलाके में काफी दिनों से अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है और शराब ठेके के नजदीकी बम विस्फोट हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका काफी जोरदार था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी दिनों से अवैध रूप में शराब के ठेके चल रहे हैं और यहीं के दो युवकों ने विस्फोट किया है। विस्फोट का असर आज भी देखने को मिला और इस इलाके में अधिकतर दुकानें आज नहीं खुली हुई है। काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। আমাকে ফোন আসে প্রায় 1-1:30 সময় যে আমাদের একটা পাড়ায়, আমাদের পশ্চিম বুথ তুলসিয়াতা পশ্চিম বুথে আমাদের পাড়ায় কোনো কিছু আওয়াজ করলো। তো আমি ওখানে গেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে। কেউ বলছে সিলিন্ডার বাস, কেউ বলছে বোম বাস। তো আমি বললাম যে তদন্ত তো হওয়া উচিত, কী বাস হয়েছে। তখন আমি আইসিকে ফোন করা হয়, আইসি সাহেব আসেন এখানে আইসি সাহেব আসার পরে ওখানে আলোচনা হলো যে যার বাড়িতে হয়েছে সে বলছে আমার বাড়িতে দুজন এসেছিল, 2-3 জন এসেছিল, এসে আমাকে বলছিল যে আমাকে দারু দাও, দারু বিজনেস করে দারু দাও। ওই সময় নাকি ওখানে কিছু বাস হলো, আর কী বাস হলো সেও বুঝতে পারছে না। সে বলছে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। ওই সময় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং 2 জন পালিয়ে গেল। ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ ছড়িয়েছিল এবং পুলিশ তদন্ত করার পরে সেখান থেকে যেটা কুলু আছে নিয়ে গেল এবং সেই জায়গা থেকে সিল করে গেল। সেই জায়গা থেকে সিল করে চলে গেল এবং পুলিশ তদন্ত করছে কারা ছিল এবং কারা এই জিনিসটা করে গেছে। আমি শুনলাম নাকি কেউ জখম হয়েছে, যার একটা হাত নাকি নষ্ট হয়েছে, আরেকজনের কপালে লেগেছে। ওখানে রক্তাক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে লোকগুলো বলল ওখানে রক্ত পড়েছিল অনেক জায়গায়। তারা এখন কোথায় আছে? তারা কোথায় আছে সেটা জানা নেই, সারা রাত পালিয়ে গেছে। बीजनबाड़ी में कई जगहों पर पीपीई किट दी गई, तो आपको सुनाते हैं विस्तार से कि किस समस्या के इलाज के लिए किट दी गई है और किनको यह किट दी गई है। तुङसुङ क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आइतबार पीपीई किट गोजोमोमो श्रमिक संगठन विनय खेमाको पक्षबाट वितरण गरियो। केन्द्रीय श्रमिक अध्यक्ष जेबी तामाङको विशेष उपस्थिति तथा उनकै बाहुलीबाट वितरण गरिएको सामग्रीमा
पीपी बाइक, थर्मल स्लाइनर लगायतको सामग्री विशेष रूपमा वितरण गरियो। अर्कोतिर पुसिमुङ, धोत्रिया, तुङसुङ लगायत विभिन्न स्थानका क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई केही आवश्यक राहत सामग्रीहरू वितरण गरियो। आज यो धोत्रिया तुङसुङ फ्याक्ट्रीको यो क्वारेन्टाइन सेन्टर, सामाजिक क्वारेन्टाइन सेन्टर यहाँनिर तिनजना छ र त्यसरी नै माथि स्कुल 1 नम्बर स्कुलमा 7जना गरिँदैन र आज यसरी कुसुमिङ बडाकोठी सबै आज 4 जग्गामा आज हामी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा त्यसले अलिअलि भए पनि हामी पार्टीको तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट आदरणीय सामग्रीहरू पनि हामीले दिँदै आयौँ र आज मास्क सेनिटाइजरहरू साथसाथै यहाँनिर अस्ति हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष हाम्रो विनय तामाङजी आउनुभएको थियो र उहाँले त्यो दिन यो सेन्टरहरू यो एरियाहरू भ्रमण गर्नुभयो र त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो कि यहाँनिर यो जग्गामा यो स्टिकहरू यो थर्मोमिटर जुन चाहिँ ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटरहरू छैन रहेछ योहरू पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ र आज उहाँले मलाई हिजो मात्रै दिनुभएको छ र आज मैले यो सामानहरू पनि यहाँ ल्याइदिएको छु र यसरी आज सम्पूर्ण पहाडको चियाबारीहरूमै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, त्यसरी नै पार्टी महासचिव अनि थापाज्यू अनि हामी ट्रेड युनियनहरू आज सम्पूर्ण समष्टिहरू भ्रमण गरिरहेका छौँ र समष्टिको प्रतिनिधि, सेन्ट्रल कमिटीको प्रतिनिधि सबैजना मिलेर आज हामी यसरी आफ्नो क्षेत्रहरूमा आज यसरी हामी घुमिरहेका छौँ र हाम्रो जति पनि बाहिरबाट आउनुहुने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो यहाँबाट कोही काम गर्नु गएको, कोही पढ्नु गएको, कोही बिमारीको लागि गएर त्यसै लकडाउन भएर अल्झेर बसेको कति थुप्रै जस्तो आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू काम गर्नु गएको उहाँहरू आज फर्केर आफ्नो घरमा आउँदैछ र अधिकार हो उहाँहरू पनि आफ्नो घरमा आउनु पाउनुपर्छ। और आज कोरोना से हटकर के एक न्यूज़ जो है ये भी सामने आई है कि भक्तिनगर थाने इलाके में ही 5 लड़कियों के साथ 4 लड़के जो है एक फ्लैट से गिरफ्तार किए गए, उनको धर दबोचा गया और देह व्यापार जो है वो वहां पर चलाया जा रहा था। तो एक रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इस बीच और भी बहुत सारे रिपोर्ट जो है वो हमने आपको दिखाए थे और ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 लड़कियों के साथ 4 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं उन लड़कों के नाम है नंदलाल अग्रवाल, सज्जन सिन्हा, अरविंद कुमार शर्मा सह अन्य जो है वो ये 4 लड़कों के नाम जो है वो बताए जा रहे हैं और 5 जो है वो महिलाएं गिरफ्तार हुई है। ये सभी भक्तिनगर थाने इलाके के एक फ्लैट में जो है वो देह व्यापार का काम जो है वो वहाँ पर चल रहा था और वहाँ पर पुलिस ने धर दबोचा इन्हें और 9 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना से हटकर के ये न्यूज़ जो है ये हम आपको दे रहे हैं, फिलहाल आप देख ही सकते हैं। घटना तो ये हमने देखा कि वहाँ पर कैसी स्थिति जो है भक्तिनगर थाना इलाके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन लोगों के नाम है नंदलाल अग्रवाल, सज्जन सिन्हा, अरविंद कुमार शर्मा सह अन्य जो है और भी गिरफ्तार हुए हैं। और वहाँ पर एक फ्लैट में देह व्यापार का कार्य चल रहा था जहाँ पर पुलिस ने इन सभी लोगों को धर दबोचा है और गिरफ्तार कर लिया है। जैसे आगे बढ़ते हुए कहाँ की स्थिति दिखाने जा रहे हैं हम लोग।
सिलीगुड़ी नगर निगम 32 नंबर वार्ड में एक पिछले 11 तारीख को एक व्यक्ति जो कि मछली पकड़ने गए थे वह लापता हो गए थे। तो इसकी फील्ड रिपोर्टिंग नेहा जी आपने की है, तो क्या सिचुएशन थी और क्या बात निकली कि किस तरीके से लापता हुए और किस तरीके से मिले? फिर जैसे हम लोग उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल गए थे जहां पर उक्त व्यक्ति के परिजन और गांव वाले मौजूद थे। उन सभी का यही कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है वो समय पर नहीं आई, उनसे उनको उतनी मदद नहीं मिली है और आगे की जो रिपोर्ट है वो आपको विस्तार से सुनाते हैं। इस वक्त फिलहाल हम लोग उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद है और ठीक जो मॉर्ग्यू है उसी के सामने ही मौजूद है और यहाँ पर एक घटना ऐसी घटी है कि हम आपको वो बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के ही 32 नंबर वार्ड के इलाके के जो है एक व्यक्ति जो पिछले दिनों से लापता थे, 11 तारीख से जो है वो लापता बताए जा रहे थे। मछली पकड़ने के लिए वो गए थे और उसके बाद वो वहाँ से लापता हो गए। फिर उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली, किस तरीके से मिली, क्या कुछ घटना रही, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत शाह। अच्छा, क्या हुआ था घटना 11 तारीख रात को 8 साढ़े 8 बजे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे वो ऐसे हर रोज़ जैसे मछली पकड़ने जाते थे। संजय दास हमारा मोहल्ले का ही है, वो मछली पकड़ने के लिए हर रोज़ जाते थे। उस दिन भी गया, लेकिन वो मछली पकड़ने के जो गया और वापस नहीं आया। दूसरा दिन सुबह उसका बीवी मेरे घर में आया, बोला सुजीत दा আপনার ভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। তো কি ব্যাপার কী হয়েছিল সব যখন বললো, যেরকম মাছ ধরতে গেছিলো তারপরে থেকে নেই। তো মাছ ধরতে যখন গিয়েছিল খোকন দেবনাথের ইয়েতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল এবং আমি খোকন দেবনাথকে फ़ोन করলাম। আমার नाम খোকन देवनाथ, वो भी हमारा ही पड़ोसी है। उसको फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने उस टाइम फ़ोन रिसीव नहीं किया। आपके जो पड़ोसी थे संजय दास और वो खोखन के बीच में क्या रिश्ता था? ওটা কিছুটা বন্ধুতার মতো ছিল এবং একটা সময় ওরা নেটওয়ার্কে একসঙ্গে কাজও করেছে এবং সেই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম। তো যাই হোক, সেই নেটওয়ার্কটা কোনো কারণে কোম্পানির একটা সে চিটিং করে যায়, সেটা চলে যায়, ওটা একটা আলাদা পার্ট। তারপরে মাছ ধরার ক্ষেত্রেও ওরা প্রতিদিনই খোকন দেবনাথরাও জাল পাতত নদীতে এবং সে জাত থেকে ওরা মাছ ধরতো এবং সঞ্জয় দাস সেও যা মাছ মারত। কিন্তু সেই 11 তারিখ রাতের পরে ও যে মাছ ধরতে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর থেকে ওকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সঞ্জয় দাস কার সঙ্গে গেছিলেন? না, এটা কার সঙ্গে গিয়েছিলেন এটা আমরা ঠিক জানি না, এটা বলতে পারবো না। এটা ওর মিসেস হয়তো বলতে পারে, তবে ওর মিসেস যেটা বলেছে ওর মিসেস জানে না। ও প্রতিদিন একাই তো বেরিয়ে যায়। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग जुड़े हुए, इनसे ही बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लवदास मैडम। अच्छा, क्या हुआ था घटना आपको? घटना, मेरा जो भाई है, मेरा घर चीनगर कॉलोनी में है और उसका घर ज्योतिर्मय कॉलोनी में है। सुबह 9 बजे में घर में बैठा हूँ, चाय पी के घर में बैठा हूँ, तब भाभी गया। भाभी बोला जो आपका भैया का ऐसे खबर है, मैं खबर किया है। बोला रात 8 बजे मछली पकड़ने के लिए गया। ठीक है, रात 8 बजे मछली पकड़ने के लिए गया। मछली पकड़ने गया, जाल पानी में छोड़ के वापस आया। घर में आने के बाद किसी का फ़ोन आया था, किसी का उसका नाम बोला है। उसका नाम था क्या बोलता है, शिप्रा। ठीक है, फ़ोन किया उसका। कौन है शिप्रा? ठीक है, शिप्रा कौन है? शिप्रा उसका दोस्त का फैमिली है। ठीक है, उसने फ़ोन किया है। फिर मेरा भाभी को बोला मैं जाऊंगा, आ रहा हूँ, मछली शायद जाल में लगा है, लेके आ रहा हूँ। फिर घर से 500 रुपये लिया है। 700 रुपया था, 200 रुपया घर में भाभी को देके 500 रुपये लेके आए। 500 रुपये लेके हो गया मछली पकड़ने के लिए। जाई हो, रात 12-1 बज गया, आया नहीं। भाभी सो गया, दरवाज़ा खुला हुआ था, वो वापस नहीं आया। ठीक है, सुबह देखा 6 बजा है, आया नहीं। फिर 7 बजे मेरा जो भातीजी है, भातीजी को खोकन को घर में भेजा है, जाके बोला है अंकल जी मेरा पापा को देखा है। बोला तेरा पापा को पता नहीं है। ठीक है, वही से बोला है। ठीक है, फिर जो मेरा भाभी है मेरा घर में गया है, ये चीनगर में। ठीक है, भाभी बोला ऐसे बात थी, आपको भैया को मिल नहीं रहे कल 8 बजे से। ठीक है, मैं आया हूँ उधर, आके सारे को बोला हूँ, मेरा जो दोस्त से ये लोग सारे दोस्त है मेरा। ठीक है, ये लोगों को बोला हूँ जो भैया को खबर मिला, बोला कुछ नहीं मिला है। फिर बात में क्या हुआ, कौन लगते थे संजय मेरा चाचा का लड़का है। ठीक है, तो आके सारे को बोला हूँ, बोला कुछ हुआ है। पूरा हम लोग ढूंढा हूँ, महानंदा सारे कुछ ढूंढा हूँ, कहीं नहीं मिला है। ना उसको डेड बॉडी मिला है, ना उसको कपड़ा मिला है, ना मछली पकड़ने के लिए गया जो झोला है वो झोला भी नहीं मिला। चप्पल ले गया था, चप्पल कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिन 12 तारीख को चला गया था हम लोग महानंदा के पार।
सुबह 8:30 बजे 8:30 बजे जब गया था 8:30 बजे फुलबाड़ी बैरेज में 8:30 बजे गया हम लोग। उसको बाद देखा जो उसका डेड बॉडी उतर के जा रहे बांग्लादेश की तरफ। फिर उधर ही में कपड़ा उपड़ा उतर के मैं पीछे गया बांग्लादेश बॉर्डर तक। उसके पीछे पकड़ नहीं पाया, चला गया। उसका क्या बोला हाथी पता भी आपने बताया इस बीच किसी पुलिस कोई पुलिस वाला नहीं मदद किया है। आपने बताया था? सारे को बताया हूँ, कोई पुलिस वाला मदद नहीं किया। जो पुलिस वाला का काम है पूरा पब्लिक ने किया है। एफआईआर किए थे? एफआईआर किया हूँ। कौन से थाने पे? एनजीपी थाना पे, फारी थाना, कब किए थे? भक्ति नगर। 11 तारीख को सुबह। 11 तारीख को रात को तो आपके भाई चले गए, फिर सुबह कैसे? अरे सुबह 12 तारीख को सुबह 11 बजे गया है 12 कोई। तारीख को? हाँ जी कोई पुलिस वाला नहीं है। जो पुलिस वाला को फोन करता है, ये पुलिस वाला को फोन करता है, वो पुलिस वाला बोलता है वो थाना में बताओ, ये थाना में बोलता हूँ, बोलो थाना में बताओ। एनजीपी को बोला, एनजीपी बोला, वो क्या बोला, इसका नाम लेचू पकड़ी क्या है, फांसी देवा को फोन किया, फांसी देवा बोला वो चोपड़ा थाना है। कोई पुलिस वाला नहीं है। वो काम जो पुलिस का काम है वो किया है पब्लिक ने। 12,000 रुपये से डेड बॉडी उठाई हूँ, कोई पुलिस नहीं है मदद, पुलिस कोई मदद नहीं किया है। अभी यहाँ पे क्या पोस्टमार्टम के लिए आप लोग लेके आए हैं डेड बॉडी को? हाँ जी पोस्टमार्टम के लिए ले है। ये जो सोनापुर घाट है उधर पकड़ा हूँ हम लोगों ने। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहूँगा आप लोगों को, अभी क्या चाहूँगा, जो गवर्नमेंट करेगा वही होगा। आप लोगों को क्या मांगे, क्या लगता है आपको? हमारा मांगे है जो उसको मारा है उसको हत्या चाहिए बस। आपको क्या लगता है किससे मारा होगा? वो लोगों नहीं मारा है, नहीं गला में खुद नहीं फांसी लगा सकता है। ठीक है, फांसी लगा है, जो फांसी लगा सकता है वो हाथ कैसे बना रहेगा? फांसी लगा के हाथ कैसे बना है? फांसी लगाने को बाद हाथ कैसे बना है? दोनों हाथ बना हुआ, कारण उसने नहीं मारा है। जब मिले हैं आपके जो भाई है वो मिले हैं तो उनके हाथ बंधे थे और गले पे? हाँ बना हुआ है। हाँ जी बना हुआ था, गला में फांसी लगा हुआ है। इधर छुरी लगा हुआ है, चाकू मारा है। ठीक है, इधर काटा हुआ है। ऐसी स्थिति पे आपने उनको मतलब? हाँ हम लोग पकड़ा हूँ, हम लोग सारे पकड़ा हूँ। हमारा गाँव वाला ने बहुत मदद किया, कोई पुलिस वाला मदद नहीं किया। बॉडी रेस्क्यू करने के लिए क्या पुलिस आई थी? उधर कहाँ पे, जहाँ पे पकड़ने के लिए कोई पुलिस नहीं है। कोई पुलिस नहीं है। पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? पकड़ने के बाद पुलिस है, पहले पुलिस नहीं है। पकड़ने को बात है डेड बॉडी उठाने के लिए। और यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए क्या आप लोग खुद लेके आए या फिर पुलिस प्रशासन आया है? जो चोपड़ा थाना का अंदर था, सोनापुर से ले गया। सोनापुर या क्या बोलते हैं उसका नाम, ये थाना था इस्लामपुर थाना से पुलिस आया था। चोपड़ा थाना से पुलिस आया। पुलिस आने के बाद इस्लामपुर हॉस्पिटल में ले जा रहे डेड बॉडी को। ले गया, लेने के बाद अभी पुलिस आया है, पहले पुलिस नहीं है। अभी डेड बॉडी लेके पुलिस आया। अभी जो आपके दोस्त के जो फ्रेंड थे खोखन और उनकी बीवी, वो कहाँ है? वो जेल में है अभी। वो लोग स्वीकार किया जाए हम लोग हत्या किया हूँ। वो लोग मान चुका है जो हम लोग मारा हूँ। वही दोनों जन हस्बैंड वाइफ? वो दोनों बोल रहे हैं हम दोनों मारा हूँ, किंतु 2 बंदे मान नहीं सकता है, और भी बंदे हो सकते हैं, कोई पता नहीं, आगे देखा जाएगा। लेकिन वो दोनों पकड़ा गए हैं। पकड़ा गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं उन दोनों को? क्या चाहते हैं? सजा जो है सजा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम लोग। जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हो गया। कानून चाहिए बस, इस्तीफा। हाँ सर, जिस तरीके के ये बता रहे हैं यहाँ के जो वासिंदा है, उनके परिजन हैं, उनके जो भाई है, वो सब जिस तरीके से बता रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये उठती है कि पुलिस को जितने बार भी अगर बताया जा रहा है तो वो जो है निगरानी नहीं कर रही है और वहाँ से जो है वो इस पुलिस स्टेशन को, दूसरे पुलिस स्टेशन को, तीसरे पुलिस स्टेशन को बता रही है कि आप यहाँ संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें। ये घटना जो है ये नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी घटना है। बहुत सारे ऐसे केस देखे जाते हैं कि जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस प्रशासन कहती है कि आप इस थाने को संपर्क कीजिए, उस थाने को संपर्क कीजिए। जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 लोगों से ज़्यादा भी मिलकर के उनके भाई को जो है वो हत्या किए थे, उनके परिजन को हत्या किए थे, और इतने दिनों बाद जो है 2-3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली है और उस वक्त भी पुलिस जो है वो नहीं आया। और इन लोगों ने खुद पैसे दे करके एक व्यक्ति से जो शव को उठाते हैं उनसे उनको नदी से निकाले हैं और उसके बाद जाके पुलिस प्रशासन आई है। फिलहाल जो 2 हस्बैंड वाइफ थे, खोखन और उनकी बीवी, वो दोनों पुलिस हिरासत में है और ये लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी जो सज़ा हो, न्याय मिले। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि उनकी जो पत्नी है और साथ ही उनके 2 बच्चे वो अपने पीछे छोड़ गए हैं और अपनी बूढ़ी माँ को जो है वो पीछे छोड़ गए हैं। उन सभी का क्या होगा, उन सभी को जो है वो कौन देखेगा? पुलिस प्रशासन लापरवाही कहें हम या फिर कहें कि जानबूझकर इस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं ऐसी घटनाओं को। ज़रूरत है कि संभले और लोगों की सहायता करें। जिस तरीके से बीएसएफ के जवान, सेना के जो जवान होते हैं वो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं, शहर पे जो सिटी पे पुलिस रहते हैं उनकी भी ज़रूरत है कि लोगों के साथ रहें। यही हम आपसे कहेंगे
और ऐसी जो मार्मिक एक घटना जो है वो हमने आपको दिखाया। पुलिस प्रशासन से हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आए दिन ऐसी घटनाएं जो वो होती रहती है, ज़रूरत है कि आप जिस तरीके से काम करते हैं, हालांकि आप भी कोरोना वॉरियर की इस युद्ध में हैं, लेकिन लोग जब आपको मदद की गुहार लगाते हुए जब फ़ोन करते हैं तो उनको रिसीव कीजिए, उनको जितना हो सके मदद कीजिए। यही हम जो है आप सभी से अनुरोध करेंगे, जितने भी पुलिस के आला अधिकारीगण हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जो भी इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे। वरना आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रही और भी अगर ऐसे केसेस आए तो पुलिस में से जो लोगों की आशा जो है वो उम्मीद वो उठ जाएगी और भरोसा उठ जाएगा। सिलीगुड़ी से नेहा गुप्ता, SK लाइव। इस वक्त फ़िलहाल हम लोग उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद है और ठीक जो मॉर्ग्यू है उसी के सामने ही मौजूद है। और यहाँ पर एक घटना ऐसी घटी है कि हम आपको वो बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के ही 32 नंबर वार्ड के इलाके के जो है एक व्यक्ति जो पिछले दिनों से लापता थे, 11 तारीख से जो है वो लापता बताए जा रहे थे। मछली पकड़ने के लिए वो गए थे और उसके बाद वो वहाँ से लापता हो गए। फिर उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली, किस तरीके से मिली, क्या कुछ घटना रही, यहाँ के जो स्थानीय वहाँ तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि दार्जिलिंग जिले के जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष है रंजन सरकार ने आज एक प्रेस मीट किया और वो प्रेस मीट करते हुए केंद्र पर उन्होंने सीधा हमला किया है। साथ ही कोरोना की इस महामारी को भी लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। আজকে আমরা প্রথমত গতকাল আমাদের এখানকার পরিযায়ী সাংসদ তিনি বাংলার সম্বন্ধে কোনো তথ্য না নিয়েই তিনি লাগাতার ঘরে বসে অপপ্রচার করছেন। আমরা বলেছি যে আমরা বাংলায় দাঙ্গা চাই না, বাংলাকে ভাগ করার যে চক্রান্ত বিজেপি করছে সেটা হবে না, হতে আমরা দেব না। বহু মানুষ এই বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে এর আগেও কিন্তু প্রাণ দিয়েছে, আবার না হয় আমরা প্রাণ দেব, কিন্তু বিজেপির এই সমস্ত নির্লজ্জ রাজনৈতিক খেলায় বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। আজকে আর বিজেপিকে কেউ চাইছে না। সারা ভারতবর্ষে যারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে, যারা ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে নষ্ট করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছে। আজকে কোভিড-19 সময় দাঁড়িয়ে একজন সাংসদ তার উচিত এখানে অনেক সঠিকভাবে মানুষকে আহ্বান জানানো যে কোভিড কোনো আতঙ্কের রোগ নয়, কোভিড কোনো বাজে রোগ নয় যে হলে পরে মানুষ একেবারে অস্বস্তিতে পড়ে যাবে বা মারা যাবে। সেই সময় দাঁড়িয়ে মানুষকে আমাদের আরও বেশি অ্যাওয়্যার করতে হবে, মাস্ক লাগানোর কথা বলতে হবে, স্যানিটাইজেশনের কথা বলতে হবে, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে মানুষের কাছে হাত জোর করে বলতে হবে যে আপনারা যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের পরিবারের পাশে থাকুন, পরিবার থেকে সমাজ থেকে তাদেরকে যাতে অসম্মান করা না হয় সেই কথা না বলে এখানকার বিজেপি সাংসদ সহ যারা নেতা মন্ত্রী রয়েছেন তারা আজকে এখানে অপপ্রচার করছেন। এই অপপ্রচার বাংলার মানুষকে অপমান করা হচ্ছে, বাঙালিকে অপমান করা হচ্ছে, এটা করা যায় না। উনি বরং কেন্দ্রীয় দল নিয়ে উনি প্রথমে গুজরাটে যান, উনি মহারাষ্ট্রে যান কেন্দ্রীয় দল নিয়ে, উনি মধ্যপ্রদেশে যান আগে কেন্দ্রীয় দল নিয়ে। কেন গুজরাটের এত পরিস্থিতি খারাপ হলো উনি নরেন্দ্র মোদীকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জিজ্ঞেস করুন, প্রশ্ন করুন। বাংলায় যেখানে শান্তি বিরাজ করছে, যেখানে মানুষের সঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 18-20 ঘন্টা তাদের সঙ্গে থেকে পরিষেবা দিচ্ছেন, সমস্ত মানুষকে সেখানে খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে যারা বাইরে থেকে যারা এসছেন আমাদের এখানকার শ্রমিকরা, তাদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 1.67 লাখ মানুষকে 1000 টাকা করে একেবারে বাইরে থাকতে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। চালের ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্বাস্থ্য পুরোপুরি ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, স্বাস্থ্য সাথীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের যারা গরিব মানুষ যারা পেনশন পান, আমাদের বয়স্করা 60 বছরের ওপরে, তাদেরকে প্রত্যেক মাসে 1000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। সেই অর্থ 2000 টাকা একবারে এপ্রিল মাসে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে, আবার এই মাসে তাদের কাছে 2000 টাকা করে পৌঁছে গেছে।
কোনো দেশের কোনো রাজ্যের সরকার এই কাজ করতে পারেনি। আমাদের যে সমস্ত প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যেই চলছিল, সেই 84খানা প্রকল্প প্রত্যেকটা চালু আছে, কোনো মাইনে কারোর কাটা যায়নি। আমাদের রাজ্যে একমাত্র কোনো সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক থেকে শুরু করে কারো মাইনে কাটা যায়নি এক পয়সাও। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি কর্মচারী সহ শিক্ষকদের মাইনে কেটে দেওয়া হয়েছে, কোথাও 25% কাটা হয়েছে, কোথাও 50% কাটা হয়েছে। সেটা নিয়ে আমাদের রাজ্যের সাংসদরা গর্বিত হন না। বিদেশি সাংসদ বাইরে থেকে এসছেন, বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার ঐক্য তাকে ধ্বংস করতে চাইছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা সতর্ক করতে চাই যে এই ধরনের অপপ্রচার যেটা সাংসদ এখানে করতে চাইছেন, আমরা এখানে দাঙ্গা লাগাতে দেব না, আমরা বাংলা ভাগ হতে দেব না। আপনি যত অর্থেরই মালিক হন না কেন, বাংলার গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষকে আপনি কিনতে পারবেন না। স্যানিটাইজেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমার সঙ্গে আমাদের জেলা শাসক সাহেবের কথা হয়েছে, অনেকবার কথা হয়েছে এই নিয়ে। যে জায়গাগুলোতে কোভিডে আক্রান্তর সংখ্যা বেশি, সেই জায়গাগুলো নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে আমাদেরকে, এবং ডিএম সাহেব আমাদেরকে বলেছেন যে খুব শীঘ্রই এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। এখন সরকারি মিটিং চলছে, এরপরে টাস্কফোর্সের মিটিং হবে। এবং আরেকটা বিষয় আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, যারা আমাদের এখানে রয়েছেন অথচ ডিজিটাল কার্ড নেই বা নর্মাল যে কার্ড, পেপার কার্ড ছিল সেটা নেই, সেই ধরনের মানুষরা অ্যাপ্লাই করলে তাদেরকেও কিন্তু রাজ্যের সরকার রেশন দেবে। আমাদের শিলিগুড়ি এলাকায় এসডিও অফিসে তার লিস্ট নিয়ে তাকে যেতে হবে, তাহলে তাকে সেই রেশনের ব্যবস্থা, কুপনের ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যের সরকার, মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসকের মাধ্যমে তারা পাবেন। এই ধরনের ঘটনায় যে বাজারগুলোতে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, সেখানে ইতিমধ্যেই জেলা শাসক সাহেব, আমাদের টাস্কফোর্সের যিনি মাথায় আছেন, তিনি বিষয়টা সব বাজারে ঘুরছেন। আমাদের শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় আমাদের চেয়ারম্যান হয়েছেন আমাদের এখানকার কমিশনার সাহেব, তিনি ইতিমধ্যেই বাজারের যে কমিটিগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং চেষ্টা করছেন সমস্ত বাজারগুলোতে। আমরা বলেছি মাঝে মাঝে সেখানে যেতে, এবং 100 লোকের ডেডিকেটেড, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 100 লোক ডেডিকেটেডলি বাজারগুলোতে যেতে হবে ভাগ করে করে। প্রচুর কর্মচারী আমাদের এখানে কাজ করছেন, আবার প্রচুর কর্মচারী বাড়িতে বসে মাইনে পাচ্ছেন। যারা বাড়িতে বসে মাইনে পাচ্ছেন তাদেরকে দিয়ে এই কোভিডের লড়াইয়ে তাদেরকে সামনে এনে কাজ করানো উচিত, এটা আমরা বলেছি। এবং বাজারগুলোতে সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং দেখা, সেখানে মাস্ক লাগাচ্ছেন কিনা লোকে দেখা, সেখানে জায়গাগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, এই কাজগুলো এই টিমকে দিয়ে করানো উচিত। এবং যে গাড়িগুলো যেগুলো বাইরে থেকে আসছে, সেই গাড়িগুলোকে সরাসরি মার্কেটে না ঢুকিয়ে যদি কোনো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেটাকে যদি স্যানিটাইজ করে বাজারে ঢোকানো হয়, সেটা আমাদের এখানে হেলথের জন্য অনেকটা ভালো কাজ হবে, সেটাও আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। এদিকে একদিকে করোনা মানে প্যান্ডেমিক চলছে, এদিকে রেনি সিজনে চলে এসছে। রেনি সিজনে আসার কারণে প্রতি বছর দেখা যায় যখন ডেঙ্গু বেড়ে যায়, এই বছর কি কি প্রিপারেশন নেওয়া হবে? এখনো পর্যন্ত এখানে কোনো প্রিপারেশন আমরা দেখিনি, কিন্তু এটা মানে প্রত্যেক বছরের মতোই আমরা বিরোধী হিসাবে, আমরা এখানকার নাগরিক হিসাবে, কোঅর্ডিনেটর হিসাবে, কাউন্সিলর হিসাবে আমরা বারবার করে শিলিগুড়ি পুর নিগমের কাছে বলি এবং এবারও বলে চলেছি। গলা ব্যথা হয়ে গেছে, আমাদের পুর নিগমের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে, সেটাকে বাস্তবায়িত করা উচিত। সেটাও আমাদের এখানকার যারা এই পুরো প্রশাসক মণ্ডলীর দায়িত্বে আছেন তাদেরকে অনেকবার বলেছি। না হলে পরে তাহলে পরে আমাদেরকে সরকারকে জানাতে হবে। গতকাল 5 জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে 2 নম্বর। এবার মানে যেখানটা তাদেরকে পাওয়া গেছে সেই জায়গাটা কিন্তু অনেকটা মানে প্যানিক সিচুয়েশন, মানে ওখানকার লোকের অনেকটা আতঙ্কে আছে। এটা আপনি কিন্তু কোনো মেসেজ দিতে চান কি আপনি? দেখুন, একটা বিষয় বারবার বলছি আমরা, যে এই রোগটা কিন্তু কোনো অচ্যুত রোগ নয়। এই রোগটা হতে পারে আমাদের যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট রয়েছেন, যাদের কোনো উপসর্গ নেই, তারা বাড়িতে থেকেই ট্রিটমেন্ট করতে পারেন, তাতে কোনো মানুষের কিছু হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। যা আইসিএমআরের গাইডলাইন বা হুর যে গাইডলাইন আছে, আপনাকে ছুলেই যে আমার কোভিড হয়ে যাবে এরকম বিষয় নয়। সিমটোমেটিক যে পেশেন্ট আছে, যাদের সিমটম আছে, যাদের সর্দি, জ্বর, গলা ব্যথা,
কাশি এই ধরনের উপসর্গ যাদের আছে তাদের অবশ্যই কোয়ারেন্টাইনে রেখে অথবা হসপিটালে রেখে, শ্বাসকষ্ট আছে তাদেরকে ডেফিনেটলি কোভিড সেন্টারে নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। কিন্তু মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের এখানে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা কিন্তু প্রায় 80%। এইটা মানুষকে বুঝতে হবে যে 80% মানুষ সুস্থ হয়ে তারা বাড়ি ফিরছেন, আবার তারা কাজে চলে এসছেন, তারা তাদের পরিবার নিয়ে আবার নর্মাল লাইফে চলে এসছেন। আমাদের যে কারোর হতে পারে, এটা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। কিন্তু যেখানে একের বেশি আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে সেখানে ডেফিনেটলি স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা, সেখানকার মানুষকে অ্যাওয়ার করার ব্যবস্থা, সেখান থেকে যাতে মানুষ কম বেরোন তার ব্যবস্থা করা, এটা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু ভয় পাবেন না, ভয় কাউকে দেখাবেন না। আরেকটা জিনিস, যে যাদের কোভিড হয় মানে আশেপাশে নেইবার যারা থাকবে ওনাদের বাড়ি, ওনাদের যে ফটো বা ওনার ফ্যামিলি ফটো সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল করে দেওয়া হচ্ছে, এই বিষয়ে আপনি কোনো মেসেজ একদম করবেন না, দয়া করে হাত জোর করে বলছি। তারা আমাদের পরিবারের লোক। যে কোভিড আক্রান্ত হচ্ছে সে আমার সমাজের, আমার পরিবারের লোক। আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি, মানুষকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে যারা কোভিড আক্রান্ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, যারা ভালো হয়ে ফিরে আসছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং চেষ্টা করছি আমরা যারা কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ভালো হয়ে ফিরে এসছেন আপনাদের মাধ্যমে যাতে তারা মানুষের সামনে আসতে পারেন সেই ব্যবস্থাও আপনারা করুন। অনেকগুলো মিডিয়ার কাছে আমরা আবেদন করেছি, অনেকগুলো মিডিয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকগুলো কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ভালো হয়ে ফিরে আসা মানুষ তাদের সঙ্গে কিন্তু কথা বলেছেন, তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা মানুষের সঙ্গে শেয়ার করছেন। একটু ভাবতে হবে যে আমার পরিবারেও কালকে হতে পারে, কালকে আমার ভাইয়ের হতে পারে, কালকে আমার বোনের হতে পারে, কালকে আমার মায়ের হতে পারে। তখন কিন্তু আমার পাশাপাশি সামাজিক যারা সমাজে যারা রয়েছেন তাদেরকে প্রয়োজন। সুতরাং কেউ আতঙ্কিত যাতে না হন এবং কোনো মানুষকে ছোট করাটা এটা আমাদের কাজ নয়, এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়, এটা আমাদের বাংলার কৃষ্টি নয়। সবাই মিলে আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হব। সবাইকে আমাদের এই পরিবারগুলোর পাশে থাকার আহ্বান জানাতে আজকে। तो आज आपको आगे बढ़ते दिखाते हैं सिलीगुड़ी डे 15 अनलॉक की तस्वीरें कि किस तरीके से ट्रैफिक बना हुआ है और किस तरीके से लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और धूप जो है वो बहुत कड़ी है। हालांकि कुछ दिन से देखी जा रही है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके वजह से हिल्स में भी इसकी इफ़ेक्ट देखी गई है। भूस्खलन से लेकर के ज़मीन धंसने तक की स्थिति देखी गई है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम आपको दिखाते हैं आज अनलॉक डे 15 में, जहां पर सिलीगुड़ी के नौका घाट में फ़िलहाल हम मौजूद है। यहां से हम आपको दिखाएंगे शहर के अन्य जगहों की स्थिति। फ़िलहाल हम आपको यहां की स्थिति दिखाना चाहते हैं कि लोग जो है मास्क भी नहीं पहने हैं, कुछ लोग दुकानों पर खड़े हैं और देखते ही घूम भी जा रहे हैं। हल्की फुल्की भीड़ भाड़ जो है ये आप इन सभी दुकानों में देख सकते हैं और लोग अपने अपने कामकाजों के लिए भी जा रहे हैं। ये जो चालक है, वैन चालक, इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, गमछे से जो है सिर्फ अपने नाकों को नहीं ढका है, सिर्फ सर को ढका है। भैया नाक को भी ढकना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कैमरे को देख करके मास्क पहनना शुरू कर दे रहे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती और अन्य जगहों की क्या कुछ स्थिति है अनलॉक डे 15 में, वो हम आपको दिखाते हैं।
फ़िलहाल हम लोग SF रोड पर मौजूद है जहाँ पर बहुत सारे डाब बेचे जाते हैं यहाँ पर, और धूप जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है दिनों दिन। इससे प्यास जो है वो लोगों को ज़्यादा लग रही है, और देखते हैं कि बिक्री कैसी चल रही है, ख़रीदारी कैसी चल रही है लोगों की। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बातचीत भी करेंगे कि कैसी सिस्टम से चल रही है। भैया मास्क नहीं पहना आपने? मास्क पहनता है, अभी भीज गया तो अभी माल उतारा तो। अच्छा, कैसा चल रहा है मार्केट डाब का? ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा, 2-3 मास्क आप लोग यूज़ किया कीजिए, रखा कीजिए। 2-3 ही यूज करते हैं हम लोग। अभी मेन बात अभी गर्मी है, हटाक से खोलना पड़ता है। अच्छा, क्या रेट चल रहा है आपका डाब का? डाब का वही 35, 40, 30। बड़ा है दाम या कमा है अभी? हाँ, दाम कमा है या बढ़ा है? सेम रेट है जो पहले हर साल से बिक्री है वही रेट है। और अभी ज़्यादा बिक रहा है या कम रहा है? ज़्यादा बिक्री हो रहा है, कम नहीं। गर्मी है, ठंडा पानी उनी पड़ने से, ठंडा होने से थोड़ा कम चलता है। चलिए, तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है डाबों की बिक्री चल ही रही है। हालांकि फ़िलहाल जो कस्टमर लोग हैं वो भी ख़रीद रहे हैं, और बहुत सारे आप डाब देख ही सकते हैं कि गर्मी का समय है, लोग कुछ ठंडा पीना चाहते हैं। डाब जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और आप सभी गर्मी है तो काफ़ी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड का भी माहौल बना हुआ है। ये है यू आपका युवा। ले लिया? माविस्तान की ये तस्वीरें फ्लाईओवर के ऊपर से फ़िलहाल हम लोग ले रहे हैं, और देख सकते हैं आप भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भयंकर आपको देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का सब भी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, और सीधे जो रेल गेट की माविस्तान इलाका है वहीं की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। फ़िलहाल हम फ्लाईओवर से ऊपर से ये ऊंचाई से फ़ोटो ले रहे हैं, ये तस्वीरें ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोपहर के जो है अभी 4 बज रहा है। लोग अपने अपने कामकाजों के लिए निकले तो हैं ही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आप यहाँ पे नहीं देख सकते। जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं वो सभी खुली हुई है, और फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि वेनस मोड़ के ठीक पास जितनी भी दुकानें हैं उन सभी दुकानों पर ख़रीद बिक्री का काम जो है वो तो चल ही रहा है। लोग अपने अपने सामानों को ख़रीदने निकले हुए बाहर, और वेनस मोड़ के सीधी तस्वीरें जो है इस वक्त का दोपहर के 4 बज रहे हैं, और ऐसी स्थिति जो है भीड़ भाड़ की आप देख ही सकते हैं। वेनस मोड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर है भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी टोटो, बाइक, रिक्शा, गाड़ियाँ सब कुछ सड़कों पर उतरी हुई है, और सामान्य दिन जो है वो आपको दिख ही रहा है। दवाई की दुकानों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है नहीं मानी जा रही है।
हालांकि लोगों ने मास्क जरूर पहने हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आप कहीं भी जो है वो नहीं देख सकते। हिलकाट रोड की ये फिलहाल स्थिति। आगे बढ़ते हुए और भी क्या कुछ स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और अब हम चलते हुए जलपाईगुड़ी की तरफ आपको लेके चलते हैं, जहां पर DYFI के तरफ से लगभग 800 लोगों में जो है खाद्य सामग्रियां तो नहीं कहेंगे, वहां पर लोगों को खाना खिलाया गया है। और वहां पर इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने खाद्य सामग्रियां वितरित किया है, लोगों को खाना पहुंचा है। फिलहाल जलपाईगुड़ी की तस्वीरें दिखाते हैं। DYFI की ओर से जलपाईगुड़ी में 800 लोगों को खिलाया गया खाना। संकट की इस घड़ी में गरीबों की मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। इसी कड़ी में भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन यानी DYFI जलपाईगुड़ी लोकल कमेटी की ओर से जलपाईगुड़ी के 1 नंबर वार्ड में 800 गरीब लोगों के बीच खाने का वितरण किया गया। DYFI की तरफ से खिचड़ी बनाया गया था, उसके साथ अन्य सब्जी मिलाकर लोगों को प्रदान किया गया। DYFI जलपाईगुड़ी लोकल कमेटी के सचिव सामा सरकार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी वे लोग गरीबों की मदद लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार की मदद वे करते रहेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गरीब लोगों की मदद के लिए वे जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा प्रदान। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वह 46 दिनों बाद शुरू हुई है, तो आपको वहां सीधा ले चलते हैं। मुंबई 86 दिनों बाद, माफ कीजिएगा, 86 दिनों बाद वो चालू हुई है, तो वहां की आपको तस्वीरें दिखा। अनलॉक हुई मुंबई की लाइफलाइन। 86 दिनों बाद लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू। 1200 की क्षमता वाले डिब्बे में 700 लोग ही बैठेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की अनुमति। कोरोना के 86 दिनों के बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा सोमवार से फिर शुरू हो गई। हालांकि अभी लोकल ट्रेन में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा की इजाजत होगी। पहली लोकल सोमवार तड़के 5:30 पर चली। आज मध्य रेलवे की 200 लोकल ट्रेनें और पश्चिम रेलवे की 120 लोकल ट्रेनें चलेंगी। शनिवार को मुंबई में लोकल ट्रेनों को शुरू करने के लिए रेलवे अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसके साथ ही लोकल शुरू करने का निर्णय लिया गया। लोकल ट्रेन में फिलहाल पुलिसकर्मी, नर्स, डॉक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी और पत्रकार यात्रा कर पाएंगे। इसी बीच लोगों ने जैसे कमेंट भी किया है, तो वो हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि आशु तामंग जी ने लिखा है कि मैम, मैं कहती हूँ कि लॉकडाउन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कोविड-19 के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और कितना लापरवाही कर रहे हैं। ये देखते हुए भी कितने लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी अननेसेसरी घूम रहे हैं, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। बिल्कुल सही कह रही हैं आशु तामंग जी। और अजीत कश्यप गुप्ता ने लिखा है, मरेगा सिलीगुड़ी वाला जी, ऐसे शब्दों का शायद प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हाँ ये सही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो उल्लंघन तो हो ही रही, इसकी धज्जियाँ भी दिनों दिन उड़ रही है, ये भी हम देख रहे हैं। और लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए। हालांकि 30 जून तक बंगाल सरकार की तरफ से है, लॉकडाउन में हम लोग हैं अभी भी, लेकिन पालन जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब कुछ जो है गाइडलाइंस के तहत खुली हुई हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे दुकानें हो, सब कुछ जो है वो खुली हुई है। लेकिन इसी बीच अगर सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें तो दिन दिन जो है वो दरें जो है इसके आंकड़ों में इजाफा हुए ही जा रहे हैं। तो आज हमने आपको दिखाया उत्तर बंगाल और सिक्किम की विभिन्न जगहों की तस्वीरें। हम आपसे फिर कल मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597380995। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।